प्यारे बच्चों, आज हमारी भारत की खोज पूरक पुस्तिका का अंतिम पाठ है। दो पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। पृष्ठभूमि का अर्थ होता है बैकग्राउंड, यानी कि भारतीय और अंग्रेजी यानी अंग्रेजों की इस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था, यानी आकस्मिक मतलब एकदम से होने वाला नहीं था जो अचानक हो गया हो। वह पहले से बहुत कुछ होता आ रहा था, उसकी चरम परिणति थी। परिणति मतलब उसी का परिणाम था यह। इसके बारे में अपेक्ष में आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन से असली बात गायब है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बची रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि बहुत ऐसा कहा गया कि 1942 में की घटना जो है उसके बारे में उसकी आलोचना भी हुई, उसके पीछे सफाई भी दी गई कि भी यह आंदोलन क्यों किया गया। लेकिन इसका सिर्फ राजनीतिक पहलू देखा गया, लेकिन ये राजनीति से बहुत गहरा था। उसके पीछे एक वो भावना थी लोगों के अंदर कि अब हमें अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहना है। व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी आंदोलन का दमन किस तरह से किया जाता है। नेताओं की गिरफ्तारियां की जाती है, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और कहीं कहीं पर तो गोलियां भी चलाई जाती है। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और जो तोड़ फोड़ में होता था, जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाले गोलीकांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। वे इतने क्रुद्ध हो और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे। अंग्रेजी सरकार ने सोचा था कि बड़े बड़े नेताओं को अगर हम कैद कर लेंगे तो ये जो आंदोलन है ये ठंडा पड़ जाएगा और लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। कहीं कहीं पर गोलीबारी की भी जो है घटनाएं हुई, लेकिन जनता जो थी वो जाग चुकी थी और वो अब चुप बैठने वाली नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया। होता यह है कि जब बड़े नेता जो है जेल चले जाते हैं तो कुछ नेता जो स्थानीय नेता होते हैं, अपने अपने एरिया के जो नेता होते हैं वो सामने आते हैं और लोग उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 ईस्वी में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया इस आंदोलन में, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आंदोलन के द्वारा ही हम अंग्रेजी शासन को उखाड़ सकते हैं। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए, लेकिन यह बल निहत्था था। निहत्था मतलब उन्होंने हथियारबंद सेनाओं से खाली हाथ उन्होंने संघर्ष किया था। बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके थी, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। इस भीड़ ने न तो इस द्वंद्व की तैयारी की थी और न ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था।
यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई थी। तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में भले ही यह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए और घायल हुए लोगों की अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जा सकती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। यह असाधारण सी बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिणी पूर्वी जिलों में हुआ। यह ध्यान देने की बात है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में, जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की गंभीर शिकायत नहीं है। भारत की बीमारी अकाल। ये जो अकाल की जो समस्या है, जब कभी बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, या अतिवृष्टि यानी कि बाढ़ के कारण जब लोगों फसलें खराब हो जाती थी, तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको का अंत हरित क्रांति के द्वारा किया गया। यानी कि जो आज आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में जो फसलें अब उगाई जाती है, वो उसी का परिणाम था। तो अकाल बहुत होते थे हमारे देश में। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। लेकिन जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे, दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा, दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिण भारत पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था। इसकी तुलना 1766 से 1770 ईस्वी के बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया। वह दूसरे सूबों में भी फैल गई, सूबों मतलब राज्यों में भी फैल गई। आज भी हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी है, पहले हैजा और मलेरिया जो है वो एक महामारी का रूप थी। इस अकाल ने थोड़े के ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उघाड़ कर रख दिया। यानी कि भारत में जो बहुत थोड़े से लोग थे, जमींदार या अंग्रेजों के जो पिट्ठू जो लोग थे, उनकी खुशहाली के झीना मतलब पतला सा जो आवरण, मतलब कवर जिसे कह सकते हो, या ढका दस्तक कपड़े, उसके नीचे जो भारत की जो एक भूखमरी और बीमारी की जो हालत थी, उसे सबके सामने उसने उजागर कर दिया, उसको दिखा दिया। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी। जब यह सब घटित हो रहा था और आजकल कोलकाता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था, जीवन उल्लास से भरा हुआ था। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं, और यह स्थिति आज भी बनी हुई है। यहाँ आधुनिकता भी हैं और मध्ययुगीनता भी। यहाँ शासक है और शासित है,
ब्रिटिश हैं और भारतीय हैं। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े, वैसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी, जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी का जीवन जी रहे थे। यानी कि जो कंपनी थी भारत में, ब्रिटिश लोग थे, वो सिर्फ यहाँ से फ़ायदा उठाना चाहते थे। भारत के लोगों के जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जो नीतियाँ उन्होंने बनाई उन उसका ही परिणाम यह भुखमरी थी। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे? 3 वर्ष पहले मृत्युशैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र